मेरे पति की वसीयत जिस दिन पढ़ी गई, उसी दिन मेरे 2 बेटे ने मुझे जिंदा दफना दिया। वकील के दफ्तर की उस एसी लगी कमरे में वो दोनों 75 करोड़ रुपए ऐसे बांट रहे थे जैसे ताश के पत्ते मेज पर फेंक रहे हों, और मैं बस एक पुराना धूल लगा लिफाफा पकड़कर बैठी थी, जिसके बारे में मेरी बहू ने हंसकर कहा था, कम से कम इसमें अचार के नुस्खे तो रख सकती हैं मम्मी जी। उस पल मुझे लगा मेरी 70 साल की जिंदगी की कीमत बस इतना ही है, अचार का डब्बा। अगर मेरी बात आपके दिल को थोड़ी भी चुभ रही हो तो ज़रा कमेंट में लिखिए कि आप किस शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे सच में जानना है कि कितनी जगहों तक बूढ़ी माँ की आवाज़ पहुँच सकती है। और अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्ग माए बाप बोझ नहीं होते, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी सच्ची कहानियाँ आप तक आती रहें। अब सुनिए, मैं सरला मेहरा ने उस धूल भरे लिफाफे के साथ क्या किया और मेरे पति ने मेरे बेटों के लिए कैसा खेल सेट किया था। मेरा नाम सरला मेहरा है। मेरी उम्र 69 साल है। दिल्ली के साकेत में इस घर में मैं पिछले 45 साल से रह रही हूँ। यहीं मेरी शादी हुई, यहीं मैंने अपने दोनों बेटे विक्रम और राहुल को पाला, और यहीं मैंने अपने पति अरुण मेहरा को हार्ट हॉस्पिटल के कमरे से अंतिम विदाई दी। अरुण एक छोटे से ठेकेदार से शुरू होकर बड़े बिल्डर बने, बाद में होटल और रेस्टोरेंट चेन भी खड़ी कर दी। लोग उन्हें मेहरा सर कहते थे, पर मुझे हमेशा लगता था कि अगर कोई उन्हें असली नाम से पुकारने का हक रखता है तो वो मैं हूँ, जिसने उनके साथ बिना एक दिन की छुट्टी के पूरी जिंदगी काम किया। अरुण जब रात रात भर फाइलों में डूबे रहते, मैंने ही चाय कॉफी बन कर दी। बैंक लोन न मिलने पर मैंने ही मामा नाना की दी हुई सोने की चूड़ियां बेचकर उनका पहला प्रोजेक्ट खड़ा करवाया। जब वो महीने महीने बाहर साइट पर रहते, मैंने ही अकेले बच्चों की स्कूल मीटिंग, बुखार, फीस सब संभाला। उस समय मैंने कभी हिसाब नहीं रखा, न घंटे गिने, न त्याग लिखा। मुझे लगता था मैं उनकी पत्नी हूँ, हमारा सब कुछ हमारा है। बूढ़ी उम्र में वो मेरे लिए सब सेट करके जाएंगे। आज कह सकती हूँ यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वसीयत पढ़ने का दिन था। जगह हमारे पुराने फैमिली वकील भाटिया एंड एसोसिएट्स का दफ्तर, कनॉट प्लेस की 3री मंजिल। मैं सुबह से हल्की घबराहट में थी, पर मन में एक अजीब सा भरोसा था। मैंने अपनी सबसे अच्छी हल्की बैंगनी सिल्क की साड़ी पहनी, वही जो अरुण ने हमारी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। मन ही मन सोच रही थी, बच्चों को बिजनेस मिल जाएगा, मुझे इतना मिल जाएगा कि आराम से इज्जत से बुढ़ापा कट जाए। मैंने हमेशा यही सोचा था, इज्जत से बुढ़ापा। कमरे में हम 4 लोग बैठे थे, मैं, विक्रम, राहुल और मेरी बड़ी बहू जसप्रीत। छोटी बहू ने व्हाट्सएप पर बहाना भेज दिया, मम्मी जी मुझे इन सब लीगल चीज़ों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं आ पाऊंगी। असलियत मुझे बाद में समझ आई। अब मुझे लगता है उसे डर नहीं, लालच लगा हुआ था। वकील राजीव भाटिया ने फाइल खोली, चेहरा बिल्कुल सपाट जैसे रोज का काम हो। श्रीमती सरला मेहरा, उन्होंने औपचारिक आवाज में कहा, सबसे पहले तो आपको दुख प्रकट करता हूँ। अब मैं आपके पति स्वर्गीय श्री अरुण मेहरा की वसीयत पढ़ना शुरू करता हूँ। मैंने आहिस्ता से सिर हिला दिया। अपने बड़े बेटे विक्रम मेहरा के लिए भाटिया जी ने पढ़ना शुरू किया। मैं मेहरा कंस्ट्रक्शंस की पूरी हिस्सेदारी, लगभग 35 करोड़ की संपत्ति पे और गुड़गांव व नोएडा के सभी प्रोजेक्ट्स छोड़ता हूँ। मैंने एक नज़र विक्रम पर डाली। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी बच्चे को नई कार मिल गई हो। अपने छोटे बेटे राहुल मेहरा के लिए, वकील ने आगे पढ़ा, मैं मेहरा फूड्स एंड हॉस्पिटैलिटी की पूरी चेन, दक्षिण दिल्ली के 2 होटल, जयपुर और गोवा के रिसोर्ट तथा मुंबई की 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कुल मिलाकर लगभग 40 करोड़ की संपत्ति छोड़ता हूँ। राहुल ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर फैलकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसे पता हो कि अब उसे पैसों की चिंता कभी नहीं करनी। कुल मिलाकर लगभग 75 करोड़ की बात हो रही थी। कागजों पर 0 ही 0,
पर उन ज़ेरों में कहीं मेरा नाम नहीं था। मैं चुपचाप बैठी रही, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुईं। मन में आया, शायद आखिर में मेरे लिए अलग से लिखा होगा। पत्नी का नाम तो आएगा ही, है ना? भाटिया जी ने पन्ना पलटा, थोड़ा रुके, फिर बोले, और अपनी पत्नी श्रीमती सरला मेहरा के लिए। मेरा दिल जोर से धड़का। विक्रम और राहुल ने बस 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा। मैं यह निजी लिफाफा छोड़ता हूँ, बस। इतना कहकर उन्होंने मेज के साइड से एक पुराना पीला सा लिफाफा निकाला। किनारों पर हल्की धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी फाइल के नीचे दबा हो। उन्होंने बहुत औपचारिक अंदाज में वो लिफाफा मेरी ओर सरका दिया। कुछ सेकंड के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। फिर अचानक जसप्रीत हंस पड़ी। कम से कम रेसिपी बुक तो रख लेंगी इसमें मम्मी जी, वो बोली, आवाज में झड़ छुपाकर। आपके सारे अचार, मुरब्बे के नुस्खे एक जगह हो जाएंगे। विक्रम ने उसकी तरफ घूर कर देखा, पर कुछ बोला नहीं। राहुल ने तो मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी नजर अभी भी होटल और रिसॉर्ट की लिस्ट पर टिकी हुई थी। मैंने लिफाफा दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका वजन लगभग न के बराबर था। मेरे 75 साल की जिंदगी का वजन उससे कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। इसी बीच भाटिया जी आगे की लीगल बातें बताने लगे। ट्रांसफर डीड, शेयर्स की एंट्री, टैक्स क्लियरेंस। तीनों आदमी बिजनेस की भाषा में बातें करने लगे। कमरे में प्रॉपर्टी नंबर, सर्वे नंबर, कंपनी एक्ट जैसे शब्द गूंज रहे थे। और मैं उसी सोफे के कोने में बैठी थी, जैसे कोई पुरानी फाइल जिसकी जरूरत खत्म हो चुकी हो, पर जिसे कोई फाड़ने की मेहनत भी नहीं करना चाहता। मैंने धीरे से कहा, राजीव जी, वसीयत में मेरे रहने का। उन्होंने चश्मा ऊपर किया, फाइल पलटी, फिर सिर हिला दिया। जी, घर का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आपके रहने का अधिकार लिखा है, पर नाम मालिक के तौर पर बेटों का ही रहेगा। बाकी विस्तार से हम बाद में समझा देंगे। मतलब साफ था, घर भी नाम से बेटों का, मैं बस मेहमान की तरह। आज हूं तो ठीक, कल अगर उन्हें बोझ लगी तो। मैंने अंदर ही अंदर कोई आवाज सुनी, सरला, तुमने खुद ही तो कभी अपने नाम कुछ नहीं मांगा, सब उनके नाम कर दिया। अब शिकायत किससे? कभी कभी हम औरतें अपना त्याग बहुत गर्व से पहनती हैं, जैसे गहना, पर उम्र के आखिर में पता चलता है कि ये गहना नहीं, बेड़ी थी। मैं धीरे धीरे उठी, लिफाफा पल्लू के नीचे दबाकर बैग में रखा और बिना किसी से नजर मिलाए दरवाजे की तरफ चल दी। न मेरे बेटों ने पीछे से माँ कहा, न किसी ने पूछा, घर कैसे जाओगी? लिफ्ट तक भी मुझे अकेले ही जाना पड़ा। दफ्तर से बाहर निकली तो कनॉट प्लेस की ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लगी। धूप हल्की थी, पर मन में धुंध छाई हुई थी। मैं फुटपाथ पर चलने लगी। सामने बड़े बड़े बोर्ड, मेहरा कंस्ट्रक्शंस, मेहरा फूड्स, सब दुकानों, बिल्डिंगों पर हमारे नाम चमक रहे थे। सिर्फ एक जगह हमारा नाम नहीं चमक रहा था, उस लिफाफे पर जो मेरी मुट्ठी में दबा था। रास्ते भर दिमाग में सवाल थे। क्या अरुण ने सच में मुझे बस यही दिया? क्या इतने साल साथ रहकर भी उन्हें लगा कि मैं अपने बेटों की मेहरबानी पर जिंदा रह लूंगी? या फिर इस लिफाफे में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही? मेट्रो स्टेशन के पास एक बुजुर्ग दंपति बेंच पर बैठे थे। आदमी ने अपनी पत्नी को पानी की बोतल दी। उसने मुस्कुरा कर लिया। उस छोटे से दृश्य ने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। कितनी बड़ी गलती कर देते हैं हम जब मान लेते हैं कि शादी का मतलब हमेशा का साथ है। मैंने मन में सोचा, कानून कहता है हर इंसान को अपने नाम की संपत्ति रखनी चाहिए, पर मैंने तो कभी बैंक खाता भी खुद नहीं खोला। सब अरुण के नाम पर, फिर बेटों के नाम पर। आज अगर ये लिफाफा खाली निकला तो मैं कानूनन उसी की हकदार रहूंगी जो मेरे बेटे देना चाहें। मैं धीरे धीरे घर पहुंची। साकेत के मेरे पुराने मकान की दीवारें भी आज जैसे मुझसे नजर चुरा रही थीं। ड्राइंग रूम में अरुण की बड़ी सी फोटो लगी है, माला डली हुई। मैं उसकी आंखों में देखती रही। ये आपने क्या किया अरुण? मैंने तो हमेशा आपके लिए सब छोड़ दिया, आपने मेरे लिए क्या छोड़ा? घड़ी में शाम के 7 बज रहे थे। घर बिल्कुल खाली था।
काम वाली जा चुकी थी, बच्चे अपने अपने घर, मैं और ये सन्नाटा। मैंने चाय गैस पर चढ़ाई, फिर खुद ही बुझा दी। मन किया आज सिर्फ सच पीना है, चाय नहीं। टेबल पर बैठकर मैंने लिफाफा सामने रखा। पहली बार ठीक से देखा। पुराना जरूर था, पर जिस तरह किनारों को मोड़कर बंद किया गया था वो मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। अरुण हमेशा थोड़ा सलीके से कागज मोड़ते थे, कोना बिल्कुल बराबर आता था। लिफाफे पर ऊपर उनकी हैंडराइटिंग थी। सरला के लिए, सिर्फ उसके लिए। दिल धक से रह गया, सिर्फ उसके लिए। मैंने लंबे समय तक लिफाफे को खोला ही नहीं। डर लग रहा था, अगर ये भी मजाक निकला तो, अगर बस एक छोटा सा थैंक यू वाला खत निकल आया तो, तब मैं किससे पूछूंगी कि मेरे 45 साल का हिसाब कहाँ है। पर एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, डर किसी चीज से बड़ा सिर्फ 2 चीजें होती हैं, भूख और अपमान। मुझे उस दिन बहुत अपमान लगा था और उसी अपमान ने मेरे हाथ को हिम्मत दी। मैंने गहरी सांस ली, गांठ पर उंगली रखी और धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक मोड़ा हुआ कागज था, बस एक। न कोई चेक, न कोई प्रॉपर्टी पेपर। मेरे होंठ सूख गए, हाथ कांपने लगे। कागज खोलते ही मुझे अरुण की लिखावट दिखी, वही पुरानी, साफ सुथरी, थोड़ी झुकी हुई लिपि। कितने सालों से मैंने उनकी चिट्ठियां, छोटी छोटी पर्चियां, दूध लाना मत भूलना जैसे नोट पढ़े थे। आज उनकी हैंडराइटिंग देखने से ही गला भर आया। ऊपर लिखा था, मेरी सरला, जो मुझसे हमेशा सच्चा प्यार करती रही, सिर्फ एक शर्त पर कि मैं सच बोलूं। मैंने होंठ भींच लिए। नीचे अगली लाइन पढ़ी, खाता नंबर 937, स्विस इंटरनेशनल बैंक, जेनेवा, गुप्त खाता। जो यहाँ है वो सिर्फ शुरुआत है, असली सच्चाई सिर्फ तुम्हारे लिए है, बेटों के लिए नहीं। मेरी आंखों के आगे सब धुंधला सा हो गया। स्विस बैंक, गुप्त खाता। अरुण ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि हमारा कोई विदेशी खाता भी है। दिल में एक साथ 1000 सवाल उठे। ये पैसा कहाँ से आया, कितना है, मुझे क्यों बताया, बेटों को क्यों नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, असली सच्चाई क्या है। मैं कुर्सी पर ही बैठी रह गई। हाथ में वो कागज था जिस पर सिर्फ कुछ लाइनें और एक खाता नंबर लिखा था, पर मुझे लग रहा था कि इस कागज ने मेरी पूरी जिंदगी उलट दी है। रात भर मैं सो नहीं पाई। कभी अरुण की फोटो को देखती, कभी कागज को। दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, सरला, ये मौका है, या तो तू उसी तरह चुप बैठी रहे जैसे हमेशा रही, या पहली बार अपने लिए खड़ी हो जा। सुबह सुबह मैंने तय कर लिया, चाहे जो हो, मुझे इस खाते के बारे में सच जानना ही होगा। मैंने बैग से अपना पुराना मोबाइल निकाला। नंबर के नीचे अरुण ने ही बैंक का इंटरनेशनल कस्टमर केयर नंबर लिखा था। मैंने घबराते हाथों से वो नंबर डायल किया। फोन पर विदेशी तरह की हिंदी मिश्रित अंग्रेजी बोलने वाली लड़की की आवाज आई, गुड मॉर्निंग, स्विस इंटरनेशनल बैंक, हाउ मे आई हेल्प यू। मैंने हिचकिचाकर कहा, मैं इंडियन क्लाइंट हूँ, मेरे पति का खाता नंबर है, मुझे बैलेंस मतलब जानकारी चाहिए। उसने बहुत प्रोफेशनल आवाज में मेरा नाम, जन्मतिथि, पति का नाम, सब डिटेल पूछी। फिर बोली, मैडम प्लीज लाइन पर रहिए, मैं सिस्टम चेक कर रही हूँ। मैंने मोबाइल को दोनों हाथों से कस कर पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अगर फोन हाथ से गिर गया तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। किचन में प्रेशर कुकर की सीटी बजी, पर मैं उठी भी नहीं। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं, पर मेरे लिए तो हर सेकंड एक साल जितना लंबा था। थोड़ी देर बाद फोन के दूसरी तरफ से वही लड़की लौटी। मैडम सरला मेहरा जी। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैडम, हमने आपका डेटा वेरीफाई कर लिया है। ये खाता आपके पति श्री अरुण मेहरा के नाम से है और नॉमिनी सिर्फ आप हैं। क्या आप बैलेंस जानना चाहती हैं? मेरे हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे। जी हाँ, ओके मैडम, उसने कहा। मैं आपको करंट बैलेंस बताती हूँ, प्लीज घबराइए मत। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज बहुत साफ साफ मेरे कान में पड़ी। मैडम, इस खाते में इस समय बैलेंस है
और यहीं पर मेरी जिंदगी का दूसरा नया जन्म शुरू हुआ। आगे जो उसने कहा, उसने न सिर्फ मेरे बेटों की लालच की औकात दिखा दी, बल्कि मुझे पहली बार यह समझाया कि एक अनपढ़ सी दिखने वाली, घूंघट में रहने वाली पत्नी भी करोड़ों की मालकिन हो सकती है, अगर वो समय रहते हो सच जानने की हिम्मत जुटा ले। पर वो सच क्या था और अरुण ने अपने ही बेटों से क्या छुपाया था, ये सब मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगी, जब मैं उस एक नंबर के पीछे छुपी करोड़ों की कहानी समझ पाती हूँ। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जिस धूल भरे लिफाफे को सबने मजाक समझा, वही मेरी असली ताकत बनने वाला था। फोन के दूसरी तरफ वाली लड़की ने थोड़ा रुककर साफ आवाज में कहा, मैडम, इस खाते में इस समय बैलेंस 120 करोड़ रुपए है। मेरे कानों में जैसे किसी ने घंटा बजा दिया हो। 120 करोड़। मैं कुर्सी से लगभग फिसल कर जमीन पर बैठ गई। मोबाइल मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। जिंदगी भर मैंने अपने नाम 10 लाख भी कभी नहीं देखे थे, और आज कोई अनजान लड़की विदेशी बैंक से मुझे बता रही थी कि मैं 120 करोड़ की मालकिन हूँ, और मुझे पता भी नहीं था। उसने पूछा, मैडम, आप लाइन पर हैं? मैंने किसी तरह खुद को संभाला। जी हाँ, लेकिन ये पैसा? मैडम, ये खाता आपके पति श्री अरुण मेहरा ने लगभग 8 साल पहले खोला था। नॉमिनी सिर्फ आपका नाम है। और उसने आगे कहा, 2 साल पहले एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी खोला गया था, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि आपके रिक्वेस्ट पर हम उसे कुरियर से आपके दिल्ली वाले पते पर भेज सकते हैं, अगर आप KYC वेरिफिकेशन पूरा करें। मैंने धीरे से कहा, हाँ, भेजिए, जितनी जल्दी हो सके। कॉल कटने के बाद मैं बहुत देर तक रसोई की फर्श पर ही बैठी रही। एक तरफ अपमान की आग अभी भी लगी हुई थी, बेटों का व्यवहार, बहू की हंसी, घर में मेरा कोई हक न होना। दूसरी तरफ ये नया सच था कि अरुण ने मुझे चुपचाप इतना बड़ा खजाना सौंपा था, पर साथ में एक सवाल भी छोड़ दिया था। क्यों? मेरे भीतर की गृहिणी घबराई हुई थी। इतना पैसा, क्या ये सब साफ है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? पर भीतर की एक दूसरी सरला पहली बार सिर उठाकर पूछ रही थी, अगर तुम्हारे नाम इतना रखा गया है, तो अरुण ने बेटों के नाम क्या क्या और क्यों छोड़ा? अगला पूरा दिन बैंक, ईमेल और कुरियर वालों के साथ कागजी काम में निकल गया। KYC के लिए उन्होंने मेरा आधार कार्ड, पैन, फोटो सब मांगा। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि अपने सारे डॉक्यूमेंट पति के भरोसे रख देना कितना बड़ा धोखा हो सकता है खुद के साथ। अगर अरुण ने ये कागज पहले से एक फाइल में न रखे होते, तो शायद मैं आज भी किसी बच्चे की तरह इधर उधर भटक रही होती। शाम को जब मैं अकेली बैठी थी, तो मैंने एक बात तय कर ली, चाहे जिंदगी में कितना भी भरोसा हो, हर औरत को अपने कागज खुद समझ कर रखने चाहिए। बैंक खाते, प्रॉपर्टी पेपर, इंश्योरेंस, नॉमिनी, सब कुछ सिर्फ साइन करके भूल जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। अगली सुबह ठीक 10 बजे एक बड़ी सी गाड़ी हमारे गेट के बाहर आकर रुकी। 2 लोग उतरे, सफेद शर्ट, बैंक के ID कार्ड गले में। उन्होंने मेरे से साइन लेकर एक छोटा पर भारी सा काला सेफ और एक लिफाफा मुझे दिया। लिफाफे पर लिखा था, पिन कोड पर्सनल, सिर्फ श्रीमती सरला मेहरा के लिए। मैंने अपने हाथों से सेफ को ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर रखा। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। पहले पिन वाला लिफाफा खोला। अंदर बस एक कागज था, जिस पर बहुत साफ लिखा था, तारीख 15/06/1921। मैं हंस पड़ी। ये हमारी शादी की तारीख थी। ये आदमी आखिरी समय तक रोमांटिक ही रहा, मैंने अपनी आंखें पोंछते हुए सोचा। मैंने सेफ में डेट डालकर नॉब घुमाया। 1506299 अंदर से हल्की सी क्लिक की आवाज आई और ढक्कन खुल गया। अंदर ऊपर की परत में फाइलें थीं, प्रॉपर्टी पेपर, विदेशी बैंकों की स्टेटमेंट, कुछ शेयर सर्टिफिकेट। नीचे कोने में एक छोटा पेन ड्राइव और सबसे ऊपर एक मोटा सा लिफाफा, जिस पर अरुण की हैंडराइटिंग में लिखा था, सरला के लिए पूरा सच। अब तक जो भी हुआ था वो झटका था, जो अभी होने वाला था वो जलन थी। मैंने बाकी कागजों को वैसे ही रहने दिया और सिर्फ वो लिफाफा उठा लिया। हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला और पत्र बाहर निकाला। शुरुआत में ही लिखा था, मेरी प्यारी सरला,
अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं नहीं हूँ और तुम वही अपमान सहकर आई हो जिसे सहने देने के लिए मुझे खुद से नफरत है। मेरी आंखें भर आईं। मुझे पता है विक्रम और राहुल ने वसीयत के वक्त तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। मैंने जानबूझकर वो सब देखा नहीं, पर उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने जानबूझकर उन्हें तुम्हारे सामने मालिक बनने दिया ताकि तुम्हें उनकी असली शक्ल साफ दिख जाए। सच जानने से पहले मेरे हाथों में पत्र कांप रहा था। 2 साल पहले मुझे अपने ही बिजनेस की बैलेंस शीट में कुछ अजीब एंट्रीज दिखने लगीं। बड़े बेटे विक्रम के सिग्नेचर से ऐसे पेमेंट हो रहे थे जिनका कोई काम से लेना देना नहीं था। जुआ, रेस, गोवा के कैसीनो। मैंने चुपचाप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक प्राइवेट जासूस रखवाया। जो रिपोर्ट आई उसने बाप के दिल पर पत्थर रख दिया। 3 साल में लगभग 4 करोड़ रुपए सिर्फ विक्रम के जुए और शौक में डूब गए। वो भी कहाँ से? कंपनी के अकाउंट से। मैं पढ़ती जा रही थी और हर लाइन पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। राहुल की कहानी उससे भी खराब निकली। हमारे होटल और रेस्टोरेंट, जिन्हें हमने हमेशा साफ नाम से चलाया, उन्हीं में से 2-3 जगहों को उसने कैश डिपॉजिट पॉइंट बना दिया था। कुछ लोग रात को आते, नकद देते और अगले दिन वो पैसा अलग अलग खातों में कानूनी पेमेंट बनकर चला जाता। नाम था इवेंट मैनेजमेंट, किचन रिनोवेशन, कंसल्टेंसी फीस, पर असल में वो काला धन सफेद करने का धंधा था। जिन लोगों से उसका लेन देन था वो साधारण कारोबारी नहीं, अपराधी थे। पत्र में कुछ जगह अरुण के शब्द थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए थे। शायद उस वक्त उनकी बीमारी बढ़ चुकी थी। सबसे बड़ा झटका मुझे उस रात लगा जब मैंने उन्हें मेरे बारे में बात करते सुना। मैं कमरे में अपने इंजेक्शन के बाद लेटा था। हम पर नींद नहीं आई थी। वो दोनों मेरे स्टडी में थे। मैंने दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया था। अंदर से आवाज़ आई, पापा के जाने के बाद सबसे पहले हमें माँ को सेट करना होगा। ये विक्रम की आवाज़ थी। राहुल ने कहा, हाँ, घर बड़ा है, उनकी देखभाल मुश्किल है, हम काम में लगे होंगे। कोई ओल्ड एज होम देख लेते हैं, डॉक्टर से साइन करवा लेते हैं कि उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। फिर मेरी बहू जसप्रीत की आवाज़ गाई, अरे और सिंपल रास्ता है, उनको मेंटली अनफिट घोषित करवा दो, 2-3 साइन करा लो और सीधे किसी अच्छे महंगे वृद्धाश्रम में भेज दो। वहाँ से पॉलिसी भी मिल जाएगी, घर भी हमारे नाम आराम से हो जाएगा। मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। पति के पत्र में लिखी बातें पढ़ते पढ़ते भी वो रात मेरे सामने जिंदा हो गई, जिसका मुझे पता ही नहीं था। उस रात मैंने तय किया कि मैं तुम्हें उनके रहम ओ करम पर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जो वसीयत उन्होंने देखकर सुनी उसमें उन्हें सब कुछ मिलता हुआ दिखा, पर असली खेल दूसरी तरफ था। मैंने सारी कंपनियों की स्ट्रक्चर बदल दी। ऊपर एक होल्डिंग कंपनी बनाई जिसके 51% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए। वसीयत में जो कंपनियां उन्हें दे दी वो दरअसल कागज पर थीं। असली कंट्रोल, असली वोटिंग पावर तुम्हारे पास है। ये सारे पेपर इस सेफ में रखे हैं। मैं कांपती उंगलियों से नीचे रखे एक फोल्डर को देख रही थी जिस पर लिखा था होल्डिंग कंपनी डॉक्यूमेंट्स, ओनर सरला मेहरा। पत्र आगे कह रहा था, वसीयत पढ़ने वाले भाटिया सिर्फ बाहर वाले हैं। मैंने एक दूसरी लीगल टीम बनाई है जिसका हेड है एडवोकेट अशोक देसाई। वो तुम्हें ये सब समझाएगा। उसके पास मेरे जमा किए हुए सबूत भी हैं, विक्रम के जुए की रसीदें, राहुल के होटल से जुड़े कागज और वो सारी रिकॉर्डिंग जहां वो लोग तुम्हें समस्या की तरह डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास विकल्प थे, पुलिस में रिपोर्ट करा दूं, अभी के अभी उन्हें जेल भिजवा दूं या उन्हें एक आखिरी मौका दूं, पर तुम्हारी सुरक्षा के साथ मैंने दूसरा रास्ता चुना। तुम्हारे लिए पैसा अलग रखा, ताकत अलग रखी और उनके लिए इम्तिहान छोड़ दिया। अब आगे क्या करना है ये तुम्हारा फैसला होगा सरला। तुम चाहे तो चुपचाप इस शहर से दूर जाकर किसी छोटे घर में शांति से जिंदगी बिताओ, इस पैसे से अपने लिए एक दुनिया बना लो, या चाहे तो इन बेटों को आईना दिखाकर वो सबक सिखाओ
जो शायद मैंने देना चाहिए था। एक बात याद रखना, इमोशन से खेलते खेलते तुमने अपनी जिंदगी काट दी, पर अब उम्र का बहाना बनाकर अपने हक से पीछे मत हटना। तुम सिर्फ माँ नहीं हो, तुम मालिक हो। अगर तुम्हें लगे कि कानून, पुलिस, कोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो पीछे मत हटना, डरना मत। जो सबूत मेरे पास है वो किसी भी जज के सामने उन्हें नंगा कर सकते हैं। आखिर में बस ये कहूँगा, मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा, बस तुमने खुद को नहीं देखा। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को देखो। हमेशा तुम्हारा बेवकूफ पर तुमसे सच्चा प्यार करने वाला अरुण। मैंने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। रोना, गुस्सा, प्यार सब कुछ एक साथ आ गया था। एक तरफ अरुण के लिए दिल भर आया कि उसने आखिर में मेरी इतनी फिक्र की, दूसरी तरफ बेटों के लिए अंदर से बद्दुआ निकली, ऐसी औलाद किस काम की। लेकिन सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं बदलता, बदलती है तैयारी और जानकारी। मैंने सेफ में पड़े बाकी कागज निकाले और एक नोटबुक में अलग अलग पेज बनाकर लिखना शुरू किया। कंपनी, शेयर, जमीन, सबूत। मुझे अकाउंट्स की बड़ी भाषा नहीं आती थी, पर मेरे लिए इतना समझना जरूरी था कि मेरे पास क्या क्या है। शाम होते होते मैंने तय कर लिया, सबसे पहले मुझे उस नए वकील से मिलना है जिसका जिक्र अरुण ने किया था। अगली सुबह मैं अकेले कैब लेकर राजौरी गार्डन से सुप्रीम कोर्ट के पास बने एक ऑफिस की तरफ निकली, जहां एडवोकेट अशोक देसाई का चैम्बर था। बेहतर होता कोई मेरे साथ होता, पर मैंने सोचा अगर आज भी मैं किसी के सहारे जाऊंगी तो फिर जीवन भर सहारे ही ढूंढती रह जाऊंगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मेरा नाम सुनकर अंदर खबर की। थोड़ी देर में 55-60 के आसपास के एक सज्जन बाहर आए। सफेद बाल, तेज आंखें, चलने का तरीका ऐसा कि समझ में आ जाए ये आदमी कोर्ट में किसी से नहीं डरता। श्रीमती सरला मेहरा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपके बारे में बहुत सुना है, आइए। कमरे के अंदर की दीवारों पर ढेरों सर्टिफिकेट, फोटो और कुछ पुराने अखबारों की कटिंग लगी थीं, जिनमें उनके लड़े हुए केसों की हेडलाइन थी। मैंने बैग से अरुण की चिट्ठी और सेफ वाले कागज निकाले। उन्होंने बहुत ध्यान से सब पढ़ा, बीच बीच में मुझसे सवाल पूछते रहे। ये सिग्नेचर आपके हैं? ये प्रॉपर्टी आपने देखी है? आपके बेटों का नेचर कैसा है? फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए, सीधी भाषा में कहूँ तो आपके पति ने बहुत चालाकी से पर कानून के अंदर रहकर पूरा खेल आपके पक्ष में मोड़ दिया है। बेटों के नाम जो प्रॉपर्टी वगैरह लिखी गई है वो सिर्फ ऊपर ऊपर है। असली कंट्रोल इस होल्डिंग कंपनी के पास है, जिसके 51% शेयर आपके नाम है। इसका मतलब आखिरी फैसला आपका होगा, चाहे वो कंपनी बंद करनी हो, बेचना हो या बेटों को नौकरी से निकालना हो। पर वो लोग तो सोचते हैं कि सब उनके कंट्रोल में है, मैंने धीमी आवाज में कहा। यही तो खेल है, देसाई साहब बोले। उन्हें अब भी कोई आइडिया नहीं है कि आप असली मालिक हैं, और वो अगर आपको मेंटली अनफिट घोषित करवा देंगे तो होल्डिंग कंपनी पर भी उनका कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। कुछ काम आज ही करते हैं। सबसे पहले आपके नाम से इस होल्डिंग कंपनी की स्ट्रक्चर को MCA में अपडेट करवाते हैं। दूसरा, आपके लिए एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, जिससे किसी भी फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के बावजूद आपका कानूनी दिमाग अनफिट घोषित न किया जा सके। तीसरा, आपके घर की और आपकी पर्सनल सुरक्षा। उन्होंने दराज से एक छोटा सा साधारण दिखने वाला मोबाइल निकाला। ये एक स्पेशल फोन है जो सीधे मेरी टीम और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से जुड़ा है। अगर कभी आपको लगे कि बेटा, बहू, कोई डॉक्टर, कोई भी आपको जबरन कहीं भेजने की कोशिश कर रहा है, तो बस इस लाल बटन को दबाइए। लोकेशन और रिकॉर्डिंग दोनों हमारे पास पहुंच जाएगी। मैंने फोन लेकर पल्लू में बांध लिया। दिल में थोड़ी हिम्मत आई। अब कम से कम मैं पूरी तरह अकेली नहीं थी।
देसाई साहब ने मुझे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में भी बताया। एक कानून है जो कहता है कि बेटे बेटियां अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वो आपको निकालने की कोशिश करें तो आप लीगल कंप्लेंट भी कर सकती हैं, पर अक्सर हमारी माएँ कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं, शर्म और प्यार के मारे चुप रह जाती हैं। आप ये गलती मत कीजिएगा। घर लौटते वक्त मैंने पहली बार खुद को कमज़ोर बूढ़ी औरत नहीं, ताकतवर बूढ़ी मालिक की तरह महसूस किया। रास्ते में मेट्रोपुलिया के नीचे मैंने कई बुजुर्गों को बेंच पर बैठे देखा। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई अकेला हवा देख रहा था। मन में आया, कितनी सरलाएं होंगी इस शहर में जिन्हें पता ही नहीं कि कानून उनके साथ है, बस उन्हें किसी ने बताया नहीं। अगले ही दिन विक्रम का फोन आया। माँ, आप कैसे हैं? आप बहुत चुप चुप रहती हैं इन दिनों। पहले कभी उसने ऐसे चिंता नहीं दिखाई थी। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा अब शुरू हो गया खेल। जोर से बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा थक जाती हूँ। उसने तुरंत कहा, माँ, मैं और जसप्रीत कल शाम आ रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है, आप कहीं मत जाइएगा। उसी शाम राहुल का भी फोन आया। माँ, भैया ने बताया कि वो कल आ रहे हैं, मैं भी आ जाऊं? वैसे भी मुझे आपसे एक केयर प्लान की बात करनी है। ये शब्द सुनकर मुझे अरुण की चिट्ठी की लाइन याद आ गई। वो तुम्हें समस्या कहकर प्लान बनाते हैं। मैंने हल्की सी हंसी दबाकर कहा, हाँ आ जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी। सच तो ये था कि अब मुझे भी इंतजार था, कब वो अपना पत्ता खोलेंगे ताकि मैं अपना। दूसरे दिन शाम 5 बजे जब मैं अपने छोटे से मंदिर के सामने दिया जला रही थी, गेट की घंटी बजी। काम वाली छुट्टी पर थी तो मैं खुद ही दरवाजे पर गई। बाहर वो दोनों बेटे और उनकी बीच में खड़ी जसप्रीत थी, साथ में एक और आदमी 40-45 का, कोट पैंट में, गले में स्टेथोस्कोप, हाथ में एक काला बैग। जसप्रीत ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, ये डॉ चौधरी हैं, बहुत बड़े जेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट। हम सोच रहे थे आपकी एक रूटीन चेकअप करा दें, आपकी मेमोरी वगैरह भी चेक हो जाएगी, आपको भी आराम रहेगा, हमें भी तसल्ली। मैंने उनकी आंखों में सीधा देखा। कोट के नीचे से मुझे कुछ फाइलों का कोना दिखा। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, मेंटल कैपेसिटी असेसमेंट फॉर्म। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये वही फॉर्म थे जिनके बारे में देसाई साहब ने चेतावनी दी थी। अच्छा, मैंने धीरे से कहा, तो आज तुम सब मेरे दिमाग की जांच करने आए हो? उन्हें लगा होगा मैं घबरा जाऊंगी, रो दूंगी या बिना पढ़े साइन कर दूंगी। उन्हें नहीं पता था कि इस बार दरवाजा खोलने वाली सरला वही पुरानी सरला नहीं, बल्कि उस होल्डिंग कंपनी की असली मालकिन है, जिसके बारे में उन्हें सपने में भी पता नहीं। मैं किनारे हटकर बोली, आइए अंदर आइए, आज बहुत मजेदार दिन होने वाला है। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और चारों को अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते ही विक्रम ने औपचारिक सा गला साफ किया। माँ, हम सबको आपकी फिक्र है, आप अकेली रहती हैं, उम्र भी हो गई है, इसलिए हमने सोचा कि। उसके बोलने से पहले ही जसप्रीत ने बीच में बात पकड़ ली। हाँ मम्मी जी, हमने एक बहुत अच्छा सीनियर होम देखा है गुड़गांव साइड में। वहाँ आपकी उम्र की बहुत सी आंटियाँ रहती हैं, किटी पार्टी, भजन, योगा क्लास सब होता है। आप बोर भी नहीं होंगी और हम भी निश्चिंत रहेंगे कि आप सेफ हैं। डॉक्टर ने बहुत मीठी आवाज में कहा, जी मैं सिर्फ कुछ आसान सवाल पूछूंगा। मेमोरी और समझ की जांच के लिए ये हर बुजुर्ग के लिए जरूरी है। आप तो पढ़ी लिखी लगती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले की सरला होती तो शायद डर जाती, पर अब मेरे भीतर जो नई सरला थी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ज़रूर पूछिए, मैं भी देखूं मेरा दिमाग अभी काम करता है या नहीं। मैंने चुपके से देसाई साहब वाला स्पेशल फ़ोन अपनी साड़ी के पल्लू में से निकालकर साइलेंट मोड पर कर दिया और लाल बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई और लोकेशन भी चली गई। डॉक्टर ने एक फॉर्म निकाला जिस पर ऊपर अंग्रेजी में लिखा था, मेंटल कैपेसिटी असेसमेंट फॉर्म। उसने पहला सवाल पूछा, मेम साहब आज तारीख क्या है?
मैंने सीधा जवाब दिया, आज मंगलवार है और तारीख है 15 अगस्त। वह बोला, ठीक है, अब बताइए आप किस शहर में रहती हैं? मैंने कहा, दिल्ली में, साकेत में, इस घर में जो 45 साल से मेरा है, भले ही कागजों में आजकल क्या लिखा हो। उसने हल्की सी मुस्कान दबाई, जैसे सब ठीक चल रहा हो। फिर अचानक बोला, अच्छा ये बताइए, आपके पति की वसीयत में आपको क्या मिला? उसने सोचा, शायद मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी या गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी ताकि बाद में लिख सके, इमोशनली अनस्टेबल। मैंने बहुत शांति से कहा, वसीयत में मेरे दोनों बेटों को कंपनियां, होटल, प्रॉपर्टी सब मिला, कुल मिलाकर लगभग 75 करोड़, और मुझे मिला एक धूल भरा लिफाफा, जिसे मेरी बहू ने अचार वाला लिफाफा कहा था। पर वही लिफाफा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा निकला। विक्रम थोड़ा चौंका। कौन सा तोहफा माँ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वही तोहफा जिसकी वजह से आज तुम लोग इस घर में बैठे हो और मैं तुम लोगों को बाहर निकाल भी सकती हूँ अगर चाहूँ तो। हवा में तनापन भर गया। जसप्रीत ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। अच्छा छोड़िए मम्मी जी, डॉक्टर साहब अभी बस फॉर्म भर रहे हैं, आप बस नॉर्मल जवाब दीजिए। डॉक्टर ने अगला सवाल पूछा, आपको याद है आप पर महीने का कितना खर्चा आता है? बिल, दवाई, खाना वगैरह। पहले मैं इस सवाल पर हिचकती, पर अब मुझे हर चीज का हिसाब पता था। मैंने साफ कहा, बिजली का बिल औसतन 8-9 हजार आता है, पानी वगैरह मिलाकर घर का बेसिक खर्चा 15-20 हजार, मेड की तनख्वाह 5 हजार, बाकी दवाई, चेकअप, थोड़ा बहुत दान पुण्य मिलाकर महीने का लगभग 45-50 हजार। और ये सब मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ अगर मेरे हिस्से के पैसे मुझसे छीने न जाए। डॉक्टर ने फॉर्म पर कुछ लिखा। राहुल बेचैन होकर बोला, माँ ये सब तो ठीक है, पर बात यह है कि अब मुझे खेल समझ आ चुका था। मैंने बीच में ही बात पकड़ ली। बात यह है कि तुम दोनों और तुम्हारी ये समझदार बहू मुझे किसी बुजुर्ग आश्रम में भेजना चाहते हो। पहले फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर कोर्ट में अर्जी कि माँ खुद का फैसला नहीं कर सकती, फिर घर बेचकर पैसे बांटना, है ना? यही प्लान है? जसप्रीत का चेहरा सफेद पड़ गया। मम्मी जी, आप क्या बोल रही हैं? हम तो बस आपकी भलाई। मैंने टेबल पर हाथ मारा। आवाज कमरे में गूंज गई। बस मेरी आवाज इतनी सख्त थी कि खुद मुझे विश्वास नहीं हुआ ये मेरे ही गले से निकली है। अब नाटक बंद। तुम जो कर रहे हो उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तुमने मुझे समस्या कहा, लाइन में लगाने वाला केस कहा और सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने अंतिम समय में मुझे तुम्हारी तुलना में कहीं ज्यादा मालिकाना हक दिया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विक्रम ने चिढ़कर कहा, अब कौन आ गया? मैं शांत रही। शायद वही लोग जिन्हें तुम लोग बहुत जल्द थाने में देखने वाले थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर देसाई साहब और साथ में 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। देसाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते श्रीमती मेहरा, आपकी रिकॉर्डिंग, लोकेशन और मैसेज सब मिल गया। हम सोच ही रहे थे कि घर का माहौल कैसा होगा। अंदर आते ही पुलिस वाले सीधा डॉक्टर की तरफ बढ़े। आप डॉ चौधरी हैं? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए। वो हड़बड़ाया। जी, मैंने गाड़ी में छोड़ा है। देसाई साहब ने मेरी तरफ देखे बिना ही कहा, इनका मेडिकल काउंसिल में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कल ही हमने चेक किया था। ये डिग्री भी खरीदी हुई है और ये साहब पहले एक और केस में बुजुर्ग महिला को जबरन साइन करवाने में पकड़े गए थे। पुलिस ने तुरंत उसका बैग छीना। अंदर से मोटे मोटे फॉर्म निकले। ऊपर लिखा था, डिक्लेरेशन ऑफ मेंटल इनकैपेसिटी। मैंने गहरी सांस ली। डॉक्टर साहब, आप मेरा दिमाग चेक करने आए थे, पर लगता है सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत आपको है, लालच की बीमारी का। पुलिस वाले उसे पकड़कर एक तरफ बिठा चुके थे। अब मेरी बारी थी अपने बेटों से बात करने की। मैंने सोफे की तरफ मुड़कर कहा, विक्रम, राहुल, उठो, सीधे खड़े हो जाओ। अगर आज भी मुझे मानते हो तो आंखें झुकाकर नहीं, ऊपर उठाकर मेरी बात सुनो।
अब से ये घर, ये बिजनेस, ये इज्जत सब मेरी शर्तों पर चलेगा, तुम्हारी चालाकी पर नहीं। दोनों बिना बहस किए उठ खड़े हुए। उन्हें शायद पहली बार समझ में आ रहा था कि मामला हाथ से निकल चुका है। देसाई ने बहुत साफ आवाज में कहा, देखिए, हम आप दोनों के खिलाफ 3-3 केस आसानी से बना सकते हैं। बुजुर्ग माँ के खिलाफ साजिश, धोखा, जबरन मेंटल केस बनवाने की कोशिश और कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल। सबूत हमारे पास पहले से हैं। पर आपके पिता और आपकी माँ दोनों ने एक बात कही, हम चाहते हैं कि ये सुधरे, पहले जेल नहीं, पहले इम्तिहान। आखिरी मौका आप लोगों को आपकी माँ दे सकती हैं और कोई नहीं। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरी शर्तें बहुत साफ हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सब रिकॉर्डिंग में रहे। मैंने अपना फोन और पुलिस की बॉडी कैम की तरफ देखते हुए बोला, पहली बात, विक्रम, तुमने कंपनी से जो भी पैसा छुए और शौक में उड़ाया है, उसके पूरे सबूत हमारे पास हैं। आज से तुम सीईओ नहीं, एक साधारण कर्मचारी होंगे, साइट पर मजदूरों के साथ काम करते हुए। जब तक हर रुपये की भरपाई नहीं कर देते, तुम्हारी तनख्वाह बेसिक से ऊपर नहीं जाएगी। अगर एक भी दिन काम चोरी, गलत ट्रांसफर या कोई चालाकी पकड़ी गई, केस सीधा अदालत में जाएगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैंने हाथ उठाकर रोका। अभी मैं नहीं, अभी सुनो। दूसरी बात, राहुल, तुम कल सुबह खुद अपने पैरों से नशा मुक्ति केंद्र जाओगे। वहां कम से कम 6 महीने रहोगे। पुलिस के साथ मिलकर जो गंदा पैसा तुमने हमारे होटल के जरिए घुमाया है, उसका पूरा रूट बताओगे। अगर तुमने सच सच सब नहीं बताया तो ड्रग केस में सीधा जेल जाएगी तुम्हारी कहानी। अगर पूरी तरह सहयोग किया तो सरकार तुमको मुखबिर बनाकर बचा सकती है, पर ये उनका फैसला होगा, मेरा नहीं। राहुल ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। मैंने सख्ती से कहा, गलतियां तब तक गलती हैं जब तक उनकी वजह से किसी दूसरा नहीं टूटता। जब तुमने अपने ही पिता के नाम को गंदे लोगों से जोड़ दिया, तब ये गलती नहीं, अपराध हो गया। मुझे तुम्हारे लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, सजा के साथ सुधार। मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज धीमी की ताकि वो दोनों समझ सकें कि मैं भावुक हो रही हूं, पर पीछे नहीं हटूंगी। तीसरी बात, ये घर कानूनी भाषा में तुम्हारे नाम होगा, पर होल्डिंग कंपनी के कागज में इसके फैसले का हक मेरे पास है। तुम्हारे पिता ने जो स्ट्रक्चर बनाया, उसके हिसाब से मैं मेहरा ग्रुप की 51% हिस्सेदार हूँ। मतलब आखिरी फैसला मेरा होगा। अगर दोबारा किसी ने मुझे यहाँ से निकालने या ओल्ड एज होम भेजने की बात भी की, तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी तुम्हें कंपनी से निकाले जाने और अदालत तक पहुंचाने में। दोनों भाई स्तब्ध थे। उन्हें शायद पहली बार पता चल रहा था कि वो जिन कंपनियों पर रोब चलाते हैं, उनकी असली कुर्सी किसके नीचे है। देसाई साहब मुस्कुरा रहे थे। ये बात मैं आपको अभी अभी समझा रहा था, पर आपकी माँ ने ज्यादा साफ और सीधी भाषा में बता दी। मैंने गहरी सांस ली और आखिरी बात कही, चौथी बात, पैसा सिर्फ भुगताने के लिए नहीं, सुधार के लिए भी होगा। तुम्हारे पापा ने सिर्फ मेरे लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ छोड़ना चाहा था। उस स्विस खाते के 120 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा मैं उन मास बाप पर खर्च करूंगी जिन्हें तुम जैसे बेटे बहू बोझ समझकर छोड़ देते हैं। मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगी जहां उन बुजुर्गों को लीगल मदद, रहने की जगह और इज्जत मिलेगी। तुम दोनों चाहो तो बाद में उसमें काम कर सकते हो, पर मालिकाना तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगा, सिर्फ मेहनत का हक आएगा। कमरे में कुछ सेकंड बिल्कुल खामोशी छाई रही। फिर अचानक विक्रम मेरे पैरों के पास घुटनों पर बैठ गया। माँ, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना सब कर सकती हैं। मैं तो आपको सिर्फ घर संभालने वाली माँ मानता रहा। उसकी बात सुनकर मुझे पुराने दिनों की झलक दिखी। वही छोटा सा लड़का जो गिरकर रोता था और मैं पट्टी बांधती थी, पर अब पट्टी सिर्फ घुटने पर नहीं, उसके चरित्र पर बांधनी थी, वो भी सख्त।
मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, पर स्वर में मजबूती रखी। प्यार का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डालती रहूं। इस उम्र में आकर मैंने सीखा है, माँ होना और मूर्ख होना दो अलग चीजें हैं। अब मैं सिर्फ माँ रहूंगी, मूर्ख नहीं। राहुल भी धीरे धीरे आगे आया, आंखें लाल। माँ, मुझे मत छोड़ना, मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मैं नशे में था, बेवकूफ था, पर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, पर तुम्हें पकड़कर भी नहीं खींचूंगी। रास्ता दिखा दिया है, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। अगर तुम सच में बदलोगे, अपनी गलतियां मानोगे, बाकी लोगों की मदद करोगे, तो शायद एक दिन मुझे तुम्हें गर्व से मेरा बेटा कहने में संकोच नहीं होगा। पर आज नहीं, अभी नहीं। पुलिस वाले डॉक्टर को लेकर चले गए। जाने से पहले देसाई साहब ने मेरे बेटों से साफ कहा, आप लोगों को आपकी माँ ने जो मौका दिया है वो ज्यादातर कोर्ट नहीं देता। अगर आपने इसे भी खेल समझकर इस्तेमाल किया तो अगली मुलाकात सीधे अदालत में होगी, यहाँ नहीं। उनके जाने के बाद घर में पहली बार एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान हटकर हवा साफ कर गया हो। कुछ महीने बाद की बातें अगर संक्षेप में कहूँ तो मेरी खुद की जिंदगी भी उसी दिन से बदलनी शुरू हुई। विक्रम ने सच में साइट पर मजदूर की तरह काम शुरू किया। शुरुआत में उसे शर्म आई, पर जब धूप में खड़े खड़े ईंटें उठाते हुए उसने उन लोगों की हालत देखी जिनके ऊपर बैठकर वो सालों से ऐसी ऑफिस में हुक्म चलाता था, तब उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। कभी कभी वो शाम को आकर खुद कहता, माँ, आज पहली बार समझ आया कि पापा ने शुरू में कितनी मेहनत की होगी। राहुल को नशा मुक्ति केंद्र में शुरू के महीने बहुत भारी लगे। वो कई बार फोन पर टूट टूट कर रोया। माँ, यहाँ की सच्चाई सुनकर समझ में आ रहा है मैं कितना गिर गया था। मैंने हर बार एक ही बात कही, रोना ठीक है, पर पीछे मत भागना, आगे ही देखो। तुम्हारा दर्द अगर किसी और का जीवन बचा दे तो उसका मतलब होगा। धीरे धीरे वो केंद्र के अंदर ही दूसरे लड़कों की मदद करने लगा, उनकी कहानियां सुनने लगा। मुझे पता था असली बदलाव तब होगा जब वो अपने से बाहर दूसरों की तरफ देख पाएगा। उधर मैंने देसाई साहब और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर सरला मेहरा ट्रस्ट बनाया, बुजुर्ग माता पिता के लिए। मुझे लीगल भाषा ज्यादा नहीं आती, पर दिल की भाषा आती है। कोई माँ बाप सिर्फ इसलिए सड़क पर ना आ जाए कि उनके बच्चों ने लालच कर लिया। हमने पहला काम ये किया कि कुछ केस खोजे जहाँ बूढ़ी माँ बाप को घर से धक्का देकर निकाला गया था। कुछ केस तो इतने दर्दनाक थे कि रात को स्लीप ही नहीं आने दी। बेटे ने माँ की पेंशन लेकर नई कार खरीद ली। बहू ने ससुर को कमरे में बंद करके चाबी अपने पास रख ली। कोई कोई तो खाना भी टाइम पर नहीं देता था। स्विस खाते के पैसे का हिस्सा लगाकर हमने एक छोटा सा काउंसलिंग सेंटर शुरू किया, जहाँ बुजुर्ग लोग आकर अपनी बात कह सके और उन्हें लीगल सलाह मिल सके। कुछ महीनों में ही वहाँ रोज कोई न कोई सरला आकर बैठने लगी। कोई गाजियाबाद से, कोई रोहिणी से, कोई फरीदाबाद से। हर चेहरे पर एक ही दर्द था, बच्चे पढ़ लिख गए, बड़े बन गए और हम छोटे हो गए। धीरे धीरे मैंने ये भी सीखा कि पैसा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए भी होता है। मैं चाहती तो उन दोनों बेटों को जेल भेज देती, पर मैंने सोचा अगर वो सच में बदल सकें तो वो आगे दर्जनों बुजुर्गों की मदद कर सकते हैं, सिर्फ अपने पैसों से नहीं, अपने मेहनत और समय से। आज इस कहानी को सुनते वक्त शायद आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे घर में तो बस छोटा मोटा झगड़ा होता है, इतना ड्रामा नहीं। पर सच्चाई ये है कि हर बड़े अपराध की शुरुआत छोटी सी बेइज्जती से होती है। हर बुजुर्ग का चुप रह जाना किसी न किसी दिन उसके अपने हक को कमजोर कर देता है। अगर आप मेरी तरह किसी धूल भरे लिफाफे का इंतजार कर रहे हैं तो ये मत कीजिए। अपने कागज खुद समझिए, अपने नाम से बैंक खाते रखिए, अपनी प्रॉपर्टी के कागज पढ़िए, सवाल पूछिए, नोट्स बनाइए, बेटों बहुओं से प्यार कीजिए, पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। और अगर आप बेटे बहू हैं और ये कहानी सुन रहे हैं तो
एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस दिन आपने अपने माँ बाप को बोझ समझना शुरू किया, उसी दिन आपके अपने बच्चों ने आपको देख लिया। कल वही आपके साथ भी हो सकता है। आज मैं 70 साल की हूँ और ये कह सकती हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत साल वही था जब मैंने पहली बार नहीं कहना सीखा। अपनी जगह पर खड़े होकर अरुण ने मुझे पैसा दिया, सबूत दिए, पर सबसे बड़ा तोहफा एक वाक्य था, तुम सिर्फ माँ नहीं, मालिक हो। अगर आप अभी तक मेरी कहानी सुनते सुनते यहाँ तक आ गए हैं, तो मैं आपसे 2 चीज़ें मांगती हूँ। पहली, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं और आपके घर में बुज़ुर्गों की क्या स्थिति है। क्या उन्हें इज्जत मिलती है या बस कमरा और खाना? दूसरी, अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ किसी की आंखें खोल सकती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आगे भेजिए। कौन जाने आपके एक शेयर की वजह से कोई सरला किसी ओल्ड एज होम के गेट पर पहुंचने से पहले ही अपनी हक की लड़ाई लड़ना सीख जाए। मेरी कहानी का असली बदला यही है कि आज के बाद कोई बूढ़ी माँ अपने ही घर में अजनबी बनकर न रहे और कोई बेटा अपनी माँ को समस्या कहने से पहले 10 बार सोचे।